अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स 9th क्लास। इसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसका पहला पार्ट है 7/8। 7/8 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 7/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 7 को 8 पे डिवाइड कर देना है। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं कैलकुलेटर पर। पहले हमने लिखना है 7, उसके बाद लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आ जाता है 0.875। सबसे पहले हमने लगानी है इस तरह से एक लाइन, और इस लाइन के दोनों जानिब हमने डाल देना है एरो हेड। एरो हेड के बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है 0, और 0 से जो है राइट साइड पे आपने लेना है 1 2 3 4। इस तरह से ये आगे भी जा रहा है। इसका मतलब है एरो हेड का मतलब होता है कि ये 4 से आगे 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। और 0 से जो है हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। अब हमारा नंबर है 7/8। 7/8 को जब हमने डिवाइड किया तो ये आता है 0.875। 0.875 अगर ये होता 0.5 तो ये 0 और +1 के बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में आता है, लेकिन ये क्या है 0.875। अब ये 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 1 से थोड़ा सा पीछे आके हमने एक पॉइंट लगाना है। उस पॉइंट को हमने नाम दे देना है कोई भी पी का, और इसके ऊपर आपने लिख देना 7/8 या आपने लिख देना 0.875। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1/3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम मेथड है, सबसे पहले हमने करना है इसको डिवाइड। पहले हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.333। अब जो हमारा नंबर है -1/3 ये बराबर है -0.333, और ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हमने बना लेनी है नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक सीधी लाइन लगा लेंगे। उस लाइन के सेंटर में आपने 0 रखना है और दोनों जानिब आपने एरो हेड डाल देना है। यहाँ पे हमारे पास है 0, और 0 से है राइट साइड पे 1 2 3 4, और इसी तरह से हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। इस तरह आगे भी आप जा सकते हैं, -5 वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने उतने ही नंबर लिखने हैं जितने हमें ज़रूरत हैं। तो हमारा नंबर है -0.333। अब अगर ये -0.5 होता तो ये आता 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे। लेकिन अब चूँकि ये है -0.33, ये 0.5 से -0.5 से कम है, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास 0 से करीब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमने ऊपर लिख देना है -1/3 लिख देना है, या इसको -0.33 लिख देना है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। पार्ट 3 है इसका 4/1/2। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 × 2 कर देते हैं, यानी ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, और ऊपर वाला इसमें ऐड कर देते हैं 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 9/2। 9/2 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 4.5। तो 4.5 को अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखें, क्योंकि 4.5 है और ये 4 से आगे आएगा और 5 से पीछे आएगा, यानी 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। सबसे पहले हमने लगा लेनी है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन लगाने के बाद इसके दोनों जानिब हमने एरो हेड डाल देना है। उसके बाद हमने 0 लिखना है। 0 के बाद राइट साइड पे आपने लिखना है 1 2 3 4 5। इस तरह आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो यहाँ तक आ जाता है, तो हमने आगे इसलिए नहीं बनाया। और यहाँ पे आप -1 -2 -3 इसको आप बढ़ा भी सकते हैं आगे। तो हमने वही नंबर बनाने हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर है वो 4.5 है, तो ये 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। 4.5 है तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा बिल्कुल दरमियान में, और दरमियान में आपने इस पॉइंट को P कह देना है,
और इसके ऊपर लिख देना है 4 1/2 या 4.5। तो इस तरह से ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -8 स्क्वायर रूट। तो -8 स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेंगे डिवाइड। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद हमने लिखना है 8। तो इसका इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.82। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आता है -2.828। तो ये क्या है, -2 और -3 के दरमियान में आएगा, और ये आएगा -3 से थोड़ा सा पीछे आएगा और -2 से आगे आएगा। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो हम इस तरह से एक नंबर लाइन लगा ली, उसके बाद हमने 0 लिखना है, 0, उसके बाद राइट साइड पे लिखेंगे 1, और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लिखें, आगे 2 3 और इस तरह से 0 के लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास -1 -2 -3 यहाँ पे आएगा, और जो हमारे पास नंबर है वो है -√8। -√8 को जब आपने डिवाइड किया था तो आपने देखा था ये बराबर आता है -2.828। तो ये करीब है -3 के। तो -3 से थोड़ा सा पीछे करके आपने एक पॉइंट लगा देना है, वहाँ पे आपने लिखना है P, और P के ऊपर आपने एरो डाल के इस तरह से 8 स्क्वायर रूट लिख देना है। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में है उसी के साथ उसने पहले माइनस लगाया था, अब इसी के साथ उसने प्लस लगा दिया है। तो आपने डिवाइड कर लेना है, तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.828। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अब इसके साथ, क्योंकि माइनस नहीं है प्लस है, तो ये आएगा 2 प्लस का और 3 के दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले सेम मेथड है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन क्या होती है कि आपने एक सीधी इस तरह से लाइन लगानी है, और उसके एक जानिब सेंटर में आपने लिखना होता है 0, उसके बाद राइट साइड पे आपने लिखना होता है 1 2 3 पॉजिटिव के प्लस के, और लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो -1, इसको आगे भी बढ़ा लें, -2 -3 अप टू 1, ये आगे भी चलता जा रहा है। हमने उतने बनाने होते हैं जितने हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब इसमें देखिए ना, हमारे पास जो नंबर है वो 2.828 आ रहा है, तो वो क्योंकि 2 और 3 के दरमियान में है तो 2 और 3 हमने बना लिया है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि ये है 2.828, तो ये आएगा 3 से थोड़ा सा पीछे और 2 से आगे आएगा। तो क्योंकि ये अगर 2.5 होता तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे होता, लेकिन अब ये क्योंकि 2.828 है तो ये बराबर ये 3 से थोड़ा सा पीछे करके आएगा। तो इस पॉइंट के नीचे आपने लिख देना है P, और इसके ऊपर आपने एरो हेड डाल के 8 स्क्वायर रूट लिख लेना है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अब इसके साथ उसने माइनस लगा दिया है। तो सेम मेथड है, पहले आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है आपके पास 8। अब 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 9। 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा -4.5। तो अब ये जो आपका नंबर है ये -4 और -5 के बिल्कुल दरमियान में आएगा, क्योंकि ये 0.5 है। तो 0.5 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सबसे पहले बना लेनी है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है, उसके दोनों जानिब आपने एरो हेड डाल देना है। एरो हेड डालने के बाद आपने एक 0 लिखना है, उसके राइट साइड पे 1, इसको आगे भी आप बढ़ा लें, 2 3, और इसकी अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। अब चूँकि हमारा जो नंबर है वो है -4.5, तो ये बिल्कुल -4 और -5 के दरमियान में आएगा, एग्जैक्ट दरमियान में आएगा। तो ये आपने इधर पॉइंट P लिख देना है, और इसके ऊपर आपने -4 1/2 लिख लेना है या -4.5 लिख लेना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो इनमें से एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं बराबर करके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट इसका 6 है, कंप्लीट होता है।
इसके बाद इसका पार्ट नंबर 7 है 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 डिवाइडेड बाय 3 है तो इसको आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, उसमें था -1/3। तो सेम मेथड है, आपने जब डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.333। अब ये जो नंबर है ये क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो देखें ये अगर 0.5 होता तो ये एग्जैक्ट दरमियान में आता। किसके दरमियान में आता? 0 और 1 के दरमियान में आता। तो अब क्योंकि ये 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो मतलब ये 0 से करीब आएगा और 1 से थोड़ा सा दूर आएगा। तो मतलब आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन बनाने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले एक सीधी लाइन लगाएंगे। लाइन के दोनों जानिब आपने एरो हेड डाल देना है। एरो हेड डालने के बाद आपने सेंटर पे 0 लिखना है और राइट साइड पे 1 2, इसको आगे भी कर सकते हैं 3 4 5, और लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो इधर -1, इसी तरह से -2। तो हमने यहाँ पे इतनी फिगर बनाई हुई है जितनी हमें ज़रूरत है। हमारा जो नंबर है वो 1/3 है और 1/3 को अगर डिवाइड करें तो वो आता है 0.333 अप टू सो ऑन। तो हमें जो ज़रूरत है वो 0 और 1 की है, तो वो हमने बना लिया है। और 1/3 जो है उसको डिवाइड करें 0.333 आता है। तो ये क्योंकि 0.5 से कम है, अगर 0.5 होता तो एग्जैक्ट सेंटर में आता है यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि ये 0.33 है तो ये इससे पीछे आएगा और यहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है, इसको थोड़ा सा नुक्ता लगा देना है और यहाँ पे आपने P लिख देना है। P के ऊपर आपने 1/3 लिख देना है। तो इस तरह से ये जो आपका पार्ट नंबर 7 है कंप्लीट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 -7/8। -7/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे जाना है, वहाँ पे आप लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास आ जाएगा -0.875। अब देखें ये क्या है, -0.875 है तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो -1 और 0 के दरमियान में आएगा, मतलब जब हमने नंबर लाइन बनानी है तो उसमें हमारे पास 0 और -1 होना चाहिए, बाकी ना भी हो खैर है, लेकिन ये दो जो नंबर हैं ये ज़रूर होने चाहिए। तो ये आ चुकी है हमारे पास एक नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन लगा देते हैं, उसके सेंटर में आपने 0 रखना है, उसके राइट साइड पे आपने 1 2 और 3 अप टू 1, इस तरह। ये अगर बढ़ा भी लें तो खैर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने आ जाना है लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे -1 -2, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, -3 कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो नंबर है वो है -7/8, तो -7/8 को डिवाइड करें तो ये आता है -0.875। तो ये क्या है, -1 से ज़्यादा करीब है। अगर ये होता 0.5 होता, 0 होता तो ये आ जाता बिल्कुल 0 और -1 के दरमियान में, लेकिन ये क्या है -0.8 है तो ये आएगा -1 के करीब आएगा। और यहाँ पे आपने एक डॉट लगाना है, इसके साथ आपने P लिख देना है। P लिखने के बाद आपने ऊपर लिख देना है -7/8। तो इस तरह से ये जो आपका लास्ट पार्ट है इसका कंप्लीट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो इन प्रॉपर्टीज़ के आपने नाम बताने हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि बुक पे जो पीछे बताया गया प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है। अगर प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो यहाँ पे नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक खुल गई है जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो पहला है नेम ऑफ़ द प्रॉपर्टी, इसी तरह ये क्लोयर नीचे है, क्लियर के बाद है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के बाद है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी, और इसी तरह से इनवर्स है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आपके पास कोई एक सेट गिवन है तो सेट के अगर दो एलिमेंट्स को आप जमा करें तो जो जवाब है, जवाब भी उसी सेट में से बिलोंग करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देखें कि 6 + 4 जब आप करते हैं तो ये 10 आता है, और 6 क्या है, रियल नंबर है, और 4 भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर्स को जब आप जमा करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो भी एक रियल नंबर होता है। जैसा कि 10 यहाँ पे देखें एक रियल नंबर है। तो ये आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन।
क्योंकि आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो क्या है, प्लस का है, तो प्लस वाले को आप एडिशन ही कहते हैं। इसी तरह से अगर आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और दो नंबर्स क्या हैं आपके पास, 6 और 4 है, तो 6 और 4 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आता है 24। अब 6 भी एक रियल नंबर है और 4 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर हो, तो ये आपके पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह से आपके पास नीचे एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए जमा बी इज़ इक्वल टू बी जमा ए। यानी अगर आप क्या करते हैं कि दो नंबर्स को जमा करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 जमा 7 करें तो ये बराबर होता है किसके, 7 जमा 4 के, यानी दोनों साइडों का जो आंसर होता है वो 11 ही आता है, चाहे आप 4 को पहले रखें चाहे आप 4 को बाद में रखें, और ये आंसर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो क्या है, एडिशन का है। इसी तरह से अगर आपके पास 4 मल्टीप्लाई 7 करें इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके, 7 मल्टीप्लाई 4 के, तो दोनों का जो आंसर है वो 28 ही आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब 4 को पहले रखें और 7 को बाद में रखें तो इसका आंसर कुछ और आता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 को पहले रख के और 4 को बाद में, तो दोनों का क्योंकि आंसर सेम आता है तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है वो मल्टीप्लिकेशन का है। इसी तरह से आगे हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 सेटों या 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो अगर 3 सेट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले ब्रैकेट 2 पे होती है और फिर अगले 2 पे होती है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये है ए जमा इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए जमा बी इंटू प्लस सी। तो यानी पहले है ब्रैकेट हमारे पास बी और सी के ऊपर और इसके बाद इक्वल के दूसरी जानब जो है ए जमा बी के ऊपर है। ब्रैकेट का शिफ्ट होना यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और एसोसिएटिव में याद रखें 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। तो अगर ये क्या हो रहे हैं, 3 नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी। तो याद रखें जो हमारे पास ज़ीरो है ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें। और उसके बाद आपके पास जो 1 है 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर आप जमा करते हैं 6 + 0 इज़ इक्वल टू 0 + 6, तो आइडेंटिटी वो होती है जो किसी चीज़ में ऐड हो के आपको आंसर वही देती है, यानी जो नंबर ऐड हो रहा था उसमें कोई चेंज नहीं लेके आती। तो जिस तरह 0 जो है वो 6 में ऐड हुआ है तो हमारे पास क्या आ गया है, 6 दोबारा आ गया है, या 0 को पहले रखें बाद में रखें आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। और इसी तरह से आपके पास अगर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है, 6 × 1 करें तो ये बराबर होता है 1 × 6 के, और ये 6 ही आता है तो आंसर कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी मल्टीप्लाई में भी आइडेंटिटी आंसर को चेंज नहीं करती और एडिशन में भी चेंज नहीं करती। तो इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स की। इन्वर्स में क्या होता है कि इन्वर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडिटिव इन्वर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 2 नंबर्स को जमा करने से हमें अगर आंसर में 0 मिल रहा है, यानी 2 नंबर को जमा करने से अगर हमें 0 मिल जाए, 2 नंबर्स को जमा करने से अगर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि वो 2 नंबर्स आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह से अगर आप आ जाएं मल्टीप्लाई पे, तो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर में हमें मिल जाए 1, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर आंसर में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो इसका मतलब है कि 2 नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 14 और -14 एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद आ जाएं तो
इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से आप ज़ाहिर बात है नाम से जाहिर है कि मल्टीप्लिकेटिव यानी दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हाँ आंसर में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो कि आंसर 1 देते हैं तो वो एक दूसरे के कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 14 और 1/14 क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसा कि अगर आपको मैं कुछ मिसालों से समझाना चाहूँ तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एडिशिव इनवर्स की बात करें तो 6 का एडिशिव इनवर्स होगा -6, 7 का एडिशिव इनवर्स होगा -7 और 8 का एडिशिव इनवर्स होगा -8। यानी अगर आपने एडिशिव इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ उसका सिंबल चेंज कर लेंगे। -7 का निकालना है तो उसका +7 होगा, -8 का निकालना है तो उसका +8 होगा। इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, 3 का होगा 1/3, 4 का होगा 1/4, 5 का होगा 1/5। जी तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इनमें आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है जिस तरह से आपने अभी सीखा है। तो प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने के लिए आपने उनको पहले देख लेना है, अच्छे से उनको पढ़ लेना है, इसके बाद आपने इनके नाम बताने हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की जानिब। पार्ट 1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अभी आपने सीखा है कि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर दोबारा आपको आंसर में मिल जाता है। यानी 1 मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर में आपको 2 मिलता है, 1 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर में आपको 3 मिलता है। तो इसी तरह अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई माइनस 2 के साथ तो वाई माइनस 2 वैसे ही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दोबारा आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें x + 2 + y इज इक्वल टू y प्लस इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखें, ऐसा तो लग रहा है कि ये 3 नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर गौर से तो x + 2 एक नंबर है और दूसरा नंबर है y। तो यहाँ पे क्या है, x + 2 पहले है और y बाद में है। दूसरी साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें y पहले है और x + 2 बाद में है। तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है जब आपने पढ़ा था a + b इज इक्वल टू b + a के। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एडिशन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 -3b + 3b इज इक्वल टू 0। तो आंसर में जब आपको 0 मिल जाए, 0 क्या है, एडिशिव आइडेंटिटी है। तो जवाब में जब आपको 0 मिल जाए जबकि दो नंबर्स जमा हो रहे हों तो ये आपस में क्या होते हैं, एडिशिव इनवर्स होते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि 5 का एडिशिव इनवर्स होता है -5, क्योंकि 5 और -5 को जमा करें तो आंसर में आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसी तरह 6 का एडिशिव इनवर्स होता है -6। तो ये जो दो नंबर्स हैं आपस में ये कहलाते हैं एडिशिव इनवर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 x + 5 इंटू -1 इज इक्वल टू x + इंटू 5 - 1। तो यहाँ पे देखें x + 5 पे पहले ब्रैकेट है और दूसरी साइड पे आ जाएं तो 5 - 1 पे है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ब्रैकेट जो है वो शिफ्ट हो रही है। पहले क्या है, x + 5 पे है और दूसरी साइड पे है 5 - 1 पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट होती है और हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आगे आपने देख लेना है कि एडिशन है या आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि एडिशन है तो आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से यहाँ पे माइनस भी है, लेकिन माइनस को आपने प्लस ही काउंट करना है, क्योंकि आप देखें प्लस इंटू माइनस कर लेना तो प्लस इंटू -1 ये प्लस ही काउंट होता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका लास्ट पार्ट है -3 × 2 - y इज इक्वल टू 6 + 3y। अब ये प्रॉपर्टी एक ऐसी है कि एक साइड पे 3 नंबर होते हैं और दूसरी साइड पे 4 नंबर होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी वैसे कि यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2। इसी तरह से ये हो जाएगा दरमियान में -3 × -y।
तो यहाँ पे देखें ना, इसमें एक पहचान इसकी ये भी है कि इसमें दोनों ऑपरेशन एट द सेम टाइम इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इसमें देखें माइनस भी यूज़ हो रहा है और मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ देखें, क्योंकि -3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो आंसर में आपको मिलता है 6 + 3y। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो है ना सब्ट्रैक्शन है या माइनस है, तो माइनस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। इसमें हमने क्या करना है, x इज़ लेस दैन 0 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरह से -3 इज़ लेस दैन x लेस दैन -3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। इसमें क्या करना है, आपने x इज़ लेस दैन 0 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने बना लेनी है एक नंबर लाइन, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। नंबर लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप एक सीधी लाइन लगा लेते हैं, उसके बाद उसके दोनों जानिब आपने एरो हेड डालना होता है, उसके बाद आपने सेंटर में एक लाइन लगा के वहाँ पे 0 लिखना होता है, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 2 3 अप टू 1 इस तरह से जो नंबर्स हैं वो 0 के राइट साइड पे बढ़ते जाते हैं वो प्लस के होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे बढ़ते जाते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे आपने -1 -2 -3 -4 -5 रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हम आ चुके हैं इसके सोल्यूशन की जानिब, और सोल्यूशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने दोनों जानिब एरो हेड डाल देना है। अब क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना है x इज़ लेस दैन 0 को, तो आपने क्या करना है, जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह इसमें आप देखें 0 को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो 0 के ऊपर आपने बनाना है छोटा सा सर्कल, और सर्कल को आपने फिल करना है या नहीं करना ये आप डिसाइड करेंगे किसको देख के। ये जो है ना, इस इक्वलिटी के नीचे अगर इक्वल का साइन आ जाए इस तरह से, तो आपने फिर इसको फिल करना होता है, अदरवाइज़ आपने इसको फिल नहीं करना। तो यहाँ पे क्योंकि जो है ना इक्वल का साइन नहीं है, तो हमने इस सर्कल को फिल नहीं करना, इसको वैसे ही रख देना है। और देखें अब x इज़ लेस दैन 0 मतलब क्या है, 0 बड़ा है, और जो x है इससे मुराद है बाकी रिमेनिंग नंबर्स। तो 0 क्योंकि बड़ा है बाकी नंबर से, तो आपने क्या करना है कि 0 के जो है ना लेफ़्ट साइड पे आपने एक लाइन लगा देनी है, और उस लाइन को आपने कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने से मुराद उसको आपने थोड़ा मोटा कर देना है, और उसके जो एरो है उसको भी मोटा कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 0 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो इस पर आ जाएंगे। तो ये आपने 0 पे एक सर्कल लगाने के बाद जो लाइन को सारी की सारी बोल्ड कर देनी है, जितनी भी लाइन है उसके एरो समेत यहाँ तक आपने क्या करना है, उसको बोल्ड कर देना है, और इस लाइन को भी बोल्ड कर देना है। जैसा कि आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, जब मैं ये रेस करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे देखें ना सर्कल बना दिए 0 के ऊपर, और जो इधर आपके पास लेफ़्ट साइड है उसको आपने बोल्ड कर दिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसकी एक पहचान ये भी हो सकती है आपके समझाने के लिए कि अगर ये जो है ना हमारे पास साइन इस तरह से हो, लेसर देन इक्वल्स टू का हो, लेसर देन का हो, तो जो है आपके पास लेफ़्ट साइड है वो आ जाती है। बहरहाल इस पे नहीं जाना, आपने समझना है कि x इज़ लेस दैन 0। x से मुराद है बाकी सारे नंबर्स, और बाकी सारे नंबर्स कौन से हैं, जो 0 से कम हो। तो 0 से अगर आप जाएँ -1 -2 इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड पे सारे नंबर 0 से छोटे हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। आपने इस लाइन को बोल्ड कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने रिप्रेजेंट करना है -3 इज़ लेस दैन x लेस दैन 3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अगेन क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने इसके दोनों जानिब एरो हेड डाल देना है। अब क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना है +3 को और -3 को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3 के ऊपर एक सर्कल बना देना है इस तरह से, और उसके बाद आपने -3 के ऊपर भी एक सर्कल बना देना है। ये जो सर्कल है ये बिल्कुल आपने लाइन के ऊपर बनाना है, यानी 3 के ऊपर ही बनाना है।
और इसके बाद आप देखें क्या हमने सर्कल्स को फिल करना है या नहीं करना। सर्कल्स को आप फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे देखें लेस देन का साइन है, नीचे एक लाइन नहीं है। अगर लाइन होती तो फिल करते, क्योंकि नहीं है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो -3 और 3 के दरमियान वाले नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपने बोल्ड कर देने, यानी आपने इनको थोड़ा मोटा कर देना। इस लाइन को मोटा करके आपने छोड़ देना है। यही आपका आंसर होगा। अगर एक में इक्वल टू का साइन इस तरह से आ जाता है तो फिर आपने 3 को जो है ना फिल कर देना था। तो अब आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना बना के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने रिप्रेजेंट करना है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। -8 से जो नंबर्स क्या हों, बड़े हों, उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर लाइन बना लेनी है। इस तरह से आपने एक लाइन लगानी है, उसके दोनों जानिब आपने एरो हेड लगा देना है। अब आपने रिप्रेजेंट किसको करना है? -8 को करना है। तो -8 को करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि -8 के ऊपर एक सर्कल बना देना है, छोटा सा सर्कल बनाने के बाद आपने देख लेना है कि यहाँ पे जो है ना इक्वलिटी का साइन है या नहीं है। क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है। क्या है? x इज़ लेसर देन इक्वल्स टू साइन है। तो आपने क्या करना है, इस सर्कल को फिल कर देना है। यहाँ से इसको अंदर से आपने फिल कर देना है सर्कल को। फिल करने के बाद आपने देखना है कि इस एरो का हेड को के जो मुंह है इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ वाले सारे नंबर्स आपने फिल कर देने हैं। तो आपने इस लाइन को सारा बोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल लाइन लगा लें, या आप इसके लिए मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दोनों जानिब आपने इसके एरो हेड समेत आपने इसको बोल्ड करना है। तो ये अभी मैं रेस करता हूँ, तो ये आप सोल्यूशन भी अच्छे से देख लें। इसका सोल्यूशन ये। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने रिप्रेजेंट करना है x इज़ ग्रेटर देन 0। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमारे पास था x इज़ लेस देन 0। तो अब क्योंकि इसमें है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन लगानी है हमेशा की तरह, और उसके बाद आपने इसके दोनों जानिब एरो हेड लगा देना। एरो हेड लगाने के बाद आपने ये नंबरिंग भी देनी होती है, ज़ाहिर बात है। ये तो आपने पहले क्वेश्चन में भी सीखा है। 1 2 0 के जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, -1 और -2, और राइट साइड पे क्या होते हैं, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। इतने ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने बनाएं, 2 से 4 ही बनाएं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप जैसे कि एक क्वेश्चन में आपने देखा -8 आपने रिप्रेजेंट करना था, तो उसमें तो ये ज़रूरी था कि आपने -8 को बनाना था। अदरवाइज़ आपको अगर -8 या छोटे नंबर दिए जाते हैं जिस तरह से -3 -2, तो फिर आपने इतनी बड़ी नंबर लाइन नहीं बनानी, यानी आप इतने बड़े इधर जाएं और इधर लिखते रहें -3 -4, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो छोटी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से। तो अगर ये आ जाए -8 तो फिर तो ज़रूरी है, वो तो आपने बनाना है। अब इसमें देखें हमने रिप्रेजेंट करना है x इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखें 0 आ रहा है, तो 0 को सबसे पहले आपने कर देना, 0 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद आपने देखना है क्या इसको फिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन इस तरह से नहीं है, तो आपने इसको फिल भी नहीं करना। अब देखें क्योंकि इस एरो का मुंह जो है वो इस जानिब है, तो आपने क्या करना है, इस जाने वाले सारे के सारे क्या करने हैं, बोल्ड कर देने। इस लाइन को बोल्ड करेंगे तो इसका मतलब यही है कि 0 से जो बड़े नंबर हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं, और इसके एरो हेड को भी आपने बोल्ड कर देना है। तो ये इसका आंसर होगा। इसको रेज करके आप देख भी सकते हैं, अच्छे से आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने रिप्रेजेंट करना है -3, x इज़ लेस देन -3। तो नंबर लाइन आपने बना लेनी है हमेशा की तरह। ये आ जाएगी आपके पास एक नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने दोनों जानिब एरो हेड डाल देना है। एरो हेड डालने के बाद आपने नंबरिंग दे देनी है 0 1 2 3। इस तरह आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से बनाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। 3 4 5 6 आगे भी जा सकते हैं। और 0 से जो आप जानते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव वाले हमेशा की तरह, ये
ऐसा नहीं कर सकते कि कभी राइट साइड पे पॉजिटिव वाले लिख रहे हैं, कभी नेगेटिव वाले। हमेशा आपने क्या करना है, ज़ीरो के जो राइट साइड है उस पर आपने 1 2 3 अप टू 1, और ज़ीरो के जो है लेफ़्ट साइड पे आपने जाना है 1 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू 1। ये आगे भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि हमने रिप्रेजेंट किसको करना है, -3 को। तो -3 के ऊपर आपने क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है इस तरह से, और सर्कल बनाने के बाद आपने देख लेना है क्या इसको फिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे। तो फिल नहीं करेंगे तो उसके बाद देखिए हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे। फिर नंबर्स हमारे पास, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं इस सिंबल का जो मुंह है इस तरफ है, तो इस तरफ वाले सारे आपने शेड कर देने हैं या इस लाइन को बोल्ड कर देना है। करते हमेशा लाइन को ही बोल्ड है, तो ये आपने जब बोल्ड करनी है तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने रिप्रेजेंट करना है -4 इज़ लेस दैन x लेसर दैन इक्वल्स टू 4। तो जिसमें दो नंबर्स आ जाते हैं वो रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है इस तरह से, और उसके बाद इसके दोनों जानिब आपने एरो हेड डाल देना है। एरो हेड डालने के बाद आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले आपने इधर नंबरिंग दे देनी है 0, उसके राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे आएंगे 0 1 2 3 4 5, और 0 के लेफ़्ट साइड पे आएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 के ऊपर आपने एक सर्कल बना लेना है। +4 है तो +4 के ऊपर आपने इस तरह से सर्कल बना लेना है। उसके बाद आपने -4 के ऊपर आ जाना है, क्योंकि दूसरा नंबर हमारे पास है -4, तो -4 के ऊपर आपने एक सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे देखें क्या किसी के साथ इक्वल टू का साइन है या नहीं है। तो बिल्कुल है, हमारे पास जो है ना ये जो साइन है 4 के साथ ये इक्वल टू का है। 4 के साथ हमारे पास इक्वल टू का साइन है, तो आपने 4 वाला सर्कल फिल कर देना है, और दूसरा सर्कल फिल नहीं करना क्योंकि उसमें लाइन जो है इक्वल टू की नहीं है। तो उसके बाद आपने सर्कल को फिल करने के बाद इस लाइन को कर देना है बोल्ट। ये जो है लाइन आपके पास बोल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो इसके सोल्यूशन की जानिब देख लेते हैं। 9x इज इक्वल टू 9x। पहला क्वेश्चन है 9x इज इक्वल टू 9x। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू c, यानी हर जो नंबर है वो अपने बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो a, अब ऐसा तो नहीं है ना कि a जो है वो अपने बराबर नहीं हो सकता, या 9 इज़ नॉट इक्वल टू 9। तो हर नंबर जो होता है वो अपने इक्वल होता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, 10 इज़ इक्वल टू 10, 5 इज़ इक्वल टू 5, 100 इज़ इक्वल टू 100। तमाम नंबर्स जो होते हैं वो अपने बराबर होते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 2 जो है वो एक नंबर है और वो बराबर है किसी दूसरे नंबर y के, और जो y है वो बराबर है किसी तीसरे नंबर के 2x माइनस 3। तो इसका क्या मतलब है कि 2x प्लस 2 जो है वो बराबर है 2x माइनस 3 के। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि फ़र्ज़ किया कि अली का जो कद है वो फैज़ान के कद के बराबर है और फैज़ान का जो कद है वो असगर के कद के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों का कद आपस में बराबर है, यानी पहला जो है वो आखिरी के बराबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीन चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और वो इक्वलिटी की साइन के साथ हो, जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो, इक्वल टू का साइन हो, तो उसको कहते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव निकला है 3 से, ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्यों कि दरमियान में जो साइन है वो इक्वलिटी का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इक्वल का साइन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीन चीज़ों का कंपैरिजन होता है और साथ क्या हो, इक्वल का साइन हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
यानी इसका मतलब है कि अगर 2 जमा 3 5 होते हैं तो ये 5 के बराबर होते हैं, और 5 जो है ना वो बराबर होता है 2 जमा 3 के। दो नंबर्स को जमा करने से एक नंबर आता है, तो उसकी अगर आपने राइट साइड को लेफ़्ट साइड बना देना है और लेफ़्ट को राइट बना देना है तो तब भी ये बात ठीक होती है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 3 इज़ लेस दैन 4, अगर 3 जो है वो 4 से कम है, देन इसका मतलब है -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ज़ाहिर सी बात है -3 जो है वो बड़ा है और -4 जो है वो उससे छोटा है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इसका वैसे ये है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने क्या करना है कि 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है -1 के साथ, इज़ लेस दैन 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो दोनों जानिब आपने कौन सा ऑपरेशन किया है, आपने ये जो फर्स्ट है इसको लेके ये दूसरी बनानी होती है, तो ये आपने देखना है कि ये कौन से ऑपरेशन करने से आती है। तो जब आप क्या करते हैं -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 4 को -1 के साथ, यानी दोनों जानिब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास पहली को लेके हम दूसरी तब बना सकते हैं जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने किया क्या है, मल्टीप्लाई किया है, किसको मल्टीप्लाई किया, -1 को। तो इस लिहाज से ये जो प्रॉपर्टी है ये बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का लफ्ज़ क्यों आया है, क्योंकि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं दरमियान में, ये जो सिंबल है ये कहलाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये 4 सिंबल होते हैं, इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, और इनके नीचे लाइनें होती हैं, तो ये 4 टोटल बन जाते हैं। ये सारी इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 2y + 2w इज इक्वल टू p। अब 2y + 2w एक नंबर है और ये बराबर है किसी दूसरे नंबर p के, और जो p है वो किसी तीसरे नंबर के बराबर है, यानी a बराबर है b एंड b बराबर है c। ठीक है, तो इसको अगर हम पहले नंबर को a मान लें, दूसरे को आप b मान लें, और जो b है वो b c के बराबर है, तो इसमें भी 3 चीज़ों का कंपैरिजन है। तो 2y + 2w बराबर है 50 के, नीचे आप देख भी सकते हैं 2y + 2w बराबर है 50 के। ये वही बात है जिस तरह से आपने पीछे क्वेश्चन में देखा है कि अगर 2 चीज़ें बराबर हैं और जो दूसरी चीज़ है वो तीसरी के बराबर है, तो इसका मतलब है पहली और तीसरी आपस में बराबर होंगे। यानी अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका क्या मतलब है, a बराबर है c के। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी किस वजह से, कि इक्वल का साइन इसमें यूज़ हुआ है, इस वजह से ये इक्वलिटी। और ट्रांसिटिव मैंने अभी आपको बताया है, ट्राई से निकला है, और ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 चीज़ों का कंपैरिजन कहलाता है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, और इसमें देखें इक्वल का साइन है तो इस वजह से ये इक्वलिटी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर दैन y + 4 दैन x इज़ ग्रेटर दैन y। अब ये आपने देखना है ये किस तरह से हो सकता है, यानी आपने ये जो पहली है इक्वेशन ये दोनों लेनी है और ये जो आपको नज़र आ रही है ये बनानी है। तो ये किस तरह से बना सकते हैं कि अगर आप दोनों जानिब क्या करें, x + 4 है, -4 ऐड कर दें और ग्रेटर दैन y + 4 -4 कर दें, तो ये जो 4 है -4 + 4 कट जाएगा, -4 + 4 कट जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन y। तो आप देखें कौन सा काम आपने किया है कि आपने कैंसिल कराया है, किसको किससे कैंसिल कराया है, 4 को -4 के साथ। तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से ये क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 7, इफ़ 2 इज़ लेस दैन 5 एंड 5 इज़ लेस दैन 9 दैन 2 इज़ लेस दैन 9। अगर 2 जो है वो 5 से छोटा हो और 5 जो है वो 9 से छोटा हो, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 9 से छोटा है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें भी क्या है, 3 चीज़ों का कंपैरिजन है। ये पीछे भी आ चुकी है 2 क्वेश्चंस में, तो ये भी क्या है, 3 चीज़ों का कंपैरिजन है, 2, 5 और 9। ये 3 नंबर हैं, इनका कंपैरिजन कर रहा है, तो ये बनेगी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्योंकि इक्वल तो आया नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो आप क्या कहेंगे इसको, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद है आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन, इफ़ -18 इज़ लेस दैन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर दैन 8। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपने पहले किया है कि आपने -18 और -16 को लेके
आपने ये जो चीज़ है आपको 9 इज़ ग्रेटर देन 8 बनाना है। तो ये किस तरह से बना सकते हैं कि आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, -18 को मल्टीप्लाई करें आप -1/2 के साथ, तो ज़ाहिर बात है अगर एक को -2 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे को भी आप क्या करेंगे, -2 से -1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इज़ ग्रेटर देन -16 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो ये काट जाएंगे, 2 इससे कट गया तो ये आ जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि आपने क्या किया, -1/2 को मल्टीप्लाई किया। ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आपने कमेंट करके बता देना। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।